हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी। रीनल मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 32 आज करेंगे और ये चैप्टर है अबाउट डायूरेटिक्स एंड किडनी डिसऑर्डर्स। देखें, अभी तक हमने जितने चैप्टर डिस्कस किए हैं उसमें 4-5 चैप्टर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस पूरे मॉड्यूल से, और हमने ये बात कर ली है कि कौन से नेफ्रॉन के पार्ट में किस तरह ionic handling होती है. So we know that there is a Bowman capsule, then proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal tubule and collecting ducts. किस पार्ट में किस तरह आयंस की हैंडलिंग होती है ये आपको पता है, कहाँ वाटर किस तरह हैंडल होता है ये आपको पता है. सो नाउ यू कैन टॉक अबाउट डायूरेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट. तो डायूरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्माकोलॉजी में, एक की कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर मैनी डिसऑर्डर्स. अभी हम उसका फ्लेवर लेंगे इस चैप्टर में, एंड द टारगेट इज कि आपको हर चीज़ समझ में इस तरह आनी चाहिए कि आपने पिछली वीडियोस अगर देखी हुई हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हलवा है, आपको इजीली समझ में आएगा. लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी रीनल मॉड्यूल की, तो मेरी सजेशन ये है कि पहले वो देख लें. डायरेक्ट डायूरेटिक्स वाली वीडियो मत देखें. स्टूडेंट्स गड़बड़ यही करते हैं यार, डायरेक्ट डायूरेटिक्स की वीडियो खोलते हैं फिर कहते हैं समझ में नहीं आया. अब यार कैसे समझ में आएगा? मैं अगर आपको कह रहा हूं कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल ब्लॉक हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल है किधर, करता क्या है, तब समझ में आएगा ना. ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा. सो डायरेक्ट आप ब्लॉकेज पढ़ते हो, नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ते नहीं हो. सो पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी, देन वी टॉक अबाउट फार्माकोलॉजी एंड देन पैथोलॉजी एंड मेडिसिन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डायूरेटिक्स एंड देयर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन. Diuretics हैं क्या? Diuretics basically increase the rate of urine volume output as their name implies. So if a person is taking diuretics, the person will pee more. The person will have more and more urine formed. Okay? Most diuretics also increase the urinary excretion of solutes. अब एक तो ये कि यूरिन भी ज़्यादा बन रहा होता है और solutes भी रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी से, particularly sodium and chloride. In fact, most diuretics are used clinically. They act by decreasing the renal tubular sodium reabsorption, which causes natriuresis, increased sodium output, in turn causing the diuresis, which is because of the increased water output. देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लो इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि ये चैप्टर का जो सारा का सारा दारोमदार है वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर है. यू नो कि बॉमन कैप्सूल पर देयर इज फिल्ट्रेशन, तो ग्लोमेरुलस से सॉल्यूट फिल्टर होते हैं, वाटर फिल्टर होता है, और वन ऑफ द की सॉल्यूट दैट इज बीइंग हैंडल्ड इन द नेफ्रॉन इज द सोडियम. सोडियम फिल्टर होने के बाद बॉडी में दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है. लेकिन पॉइंट ये है कि अगर किसी वजह से ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दें तो व्हाट विल हैपन कि यूरिन में देयर विल बी मोर एंड मोर सोडियम कमिंग. ये तो सिंपल है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यानी सोडियम अगर आप रीएब्जॉर्ब होने से रोक देंगे तो ऑब्वियसली सोडियम ज्यादा यूरिन में निकलेगा. अच्छा, सोडियम का ऐसा है कि जहां सोडियम ज्यादा होगा वहां वो अपनी तरफ पानी को अट्रैक्ट करेगा. इसे कहते हैं ऑस्मोटिक पुल, ऑस्मोटिक प्रेशर. सो सोडियम, अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है या एक ब्लड वेसल है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सोडियम इन देयर, सोडियम सोडियम सोडियम, तो व्हाट विल हैपन कि ये सोडियम अपनी तरफ पानी को खींचेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी यहां आएगा. दैट्स द नॉर्मल फिनोमिना. अब अगर नेफ्रॉन में, मैं आपसे कह रहा हूं नेफ्रॉन इज अ ट्यूब ना, इस तरह से ट्यूब है पूरा, अगर नेफ्रॉन में सोडियम ज्यादा है तो नेफ्रॉन में पानी आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज सोडियम पुल करता है पानी को. ये बात मैंने आपको बताई. अब अगर सोडियम की ब्लॉकेज आपने ब्लॉक की है तो ये सारी स्टोरी ऐसे है कि आपने डायूरेटिक यूज किया, उसने सोडियम की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक किया, ज्यादा सोडियम नेफ्रॉन में पड़ा हुआ है, ज्यादा पानी नेफ्रॉन में आएगा, तो सोडियम भी यूरिन में निकलेगा और पानी भी यूरिन में निकलेगा. यही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायूरेटिक का कि मोर एंड मोर यूरिन इज रिलीज्ड. ओके, that is in most cases increased water excretion occurs secondary to inhibition of tubular sodium reabsorption. यानी आप सोडियम reabsorption को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से ज्यादा यूरिन बनता है. because renal tubular reabsorption of many solutes such as potassium, chloride, magnesium and calcium is also influenced secondarily by sodium reabsorption. Many diuretics raise the renal excretion of these solutes as well. ये सुनो यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. देखो, बात ये है कि किडनी का जो फंक्शन है, नेफ्रॉन की जो डायनेमिक्स हैं, उसमें सोडियम की वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखें, इस तरह से अगर मैं बॉमन कैप्सूल एंड देन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड देन डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट, यही है ना, ऐसे पूरा ट्यूबुलर सिस्टम है. सोडियम
इज ऑफ की वैल्यू। यहां पे अगर ये सोडियम है तो ये जो सोडियम है इसी की वजह से पोटेशियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट, उन सब की हैंडलिंग किस पर डिपेंडेंट होती है? सोडियम पर। तो जब आप सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं सच एज बाय यूजिंग अ डायोरेटिक, तो डायोरेटिक की वजह से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लॉक। तो सोडियम तो यूरिन में निकलता ही है और बहुत सारी चीजें भी निकलना शुरू हो जाती हैं यार, पोटेशियम, हाइड्रोजन, इस तरह की, क्योंकि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो बाकी चीजों की रीएब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है। द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल यूज ऑफ डायोरेटिक इज टू रिड्यूस द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। बॉडी में अगर अंदर बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसका एक तरीका यह है कि डायोरेटिक दे दो और ज्यादा बंदा यूरिन निकालेगा और वो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो एक्सपैंड हुआ था वो दोबारा सेटल हो जाएगा। और ये किन कंडीशंस में ऐसे होता है जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है? सेवरल कंडीशन सच एज कार्डियक फेलियर, इवन इन एडिमा कंडीशंस, हाइपरटेंशन, ये सारी वो कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो आप डायोरेटिक देते हैं और यूरिन ज्यादा से ज्यादा निकलती है, वॉल्यूम दोबारा सेटल हो जाता है। Some diuretics can increase the urine output more than 20-fold within a few minutes after they are administered. यानी नॉर्मल से 20-fold ज्यादा यूरिन एक्सक्रीशन हो जाएगी। However, the effect of most diuretics on renal output of salt and water subsides within a few days due to activation of compensatory mechanism initiated by decrease extracellular fluid volume. देखो क्या होगा कि अगर आप डायोरेटिक दोगे तो ज्यादा यूरिन निकलेगी, तो अब ECF वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। ये जब ECF वॉल्यूम कम होगा तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो सोडियम बॉडी में रीएब्जॉर्ब होगा, सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा तो साथ में वाटर रीएब्जॉर्ब होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रीटेंशन। तो ये नॉर्मल आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। और लेकिन अगर फिर भी आप क्रॉनिक डायोरेटिक लेते रहेंगे तो ओवरऑल शिफ्ट जो है दैट विल बी इन द फेवर ऑफ डायोरेटिक। द many diuretics available for clinical use have different mechanisms of action, therefore inhibit tubular reabsorption at different sites along the nephron. और यही हमारा इस पूरे चैप्टर में अगला डिस्कशन का टॉपिक है कि कौन कौन से डायोरेटिक्स नेफ्रॉन के किस किस पार्ट पे अफेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल व्हिच एक्चुअली समराइजेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायोरेटिक्स। देयर इज अ डायोरेटिक क्लास व्हिच इज नोन एज ऑस्मोटिक डायोरेटिक, देन देयर आर लूप डायोरेटिक्स, देन थायाजाइड। ये सारे डायोरेटिक्स हम अभी वन बाय वन इनका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि उसका फिजियोलॉजी के साथ क्या लिंक है। और एक्चुअली हमने वो ऑलरेडी कर रखा है पिछले चैप्टर्स में, ये तमाम मैकेनिज्म्स डिस्कस किए हैं। आज सिर्फ ये बात करनी है कि कौन सा डायोरेटिक कौन से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम को डिसरप्ट करता है, रोकता है। ठीक है। सो ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स जो हैं दे डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड। सुने इस बात को। Injection of substances into the bloodstream that are filtered by the glomerular capillaries but are not easily reabsorbed by the renal tubules such as urea, such as mannitol and sucrose cause a marked increase in the concentration of osmotically active molecules in the tubule. The osmotic pressure of these solutes then reduces water reabsorption, flushing large अमाउंट ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द यूरिन। ये सुने जरा सिस्टम क्या है। मैं ये डायग्राम दोबारा बनाता हूं और यहां आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हियर, ताकि ये कॉन्सेप्ट वंस एंड फॉर ऑल आपको बिल्कुल इजीली दिमाग में फिट हो जाए। सो आई विल ड्रॉ अ बॉमन कैप्सूल हियर and with the Bowman capsule we have proximal tubule, then loop of Henle, then distal tubule, then collecting duct, and because it's a tubule तो इस तरह tubule की तरह कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, ताकि एक पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा हो। अब बात यह है कि यहां जब आपके ल्यूमेन के अंदर, नेफ्रॉन के ल्यूमेन के अंदर कोई भी पार्टिकल अगर कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होगा, ऐसा पार्टिकल जो ऑस्मोटिकली एक्टिव है, यानी अगर यहां पर सोडियम इंक्रीज हो जाएगा तो पानी नेफ्रॉन के अंदर, अगर यहां पे कोई और ऐसा ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल इंक्रीज हो जाए तो पानी एक्चुअली इंटरस्टिशियम से निकल के नेफ्रॉन में आ जाएगा। इससे ऐसी बहुत सारी चीजों की हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनका यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैनिटॉल इज अ सब्सटेंस जो यहां ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बॉमन कैप्सूल में पहुंचेगा और फिर ये रीएब्सॉर्ब नहीं होगा तो यहां पे जमा होना शुरू हो जाएगा। मैनिटॉल अगर आप किसी को देते हैं
इंजेक्ट करके, तो वो नेफ्रॉन के ल्यूमेन में जमा होना शुरू हो जाता है। अब मैनिटॉल जो है इट इज एन ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल। जब मैनिटॉल यहाँ बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो इट विल ड्रॉ वाटर इनटू द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में जो पानी आएगा ये अल्टीमेटली कहाँ निकल जाएगा, यूरिन बन के बॉडी से बाहर। तो इस तरह की डायूरेसिस को, इस तरह के डायूरेटिक को हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्योंकि इसने ऑस्मोसिस करवा दी ना, इसमें पानी को फ्रॉम द इंटरस्टिशियम टू द नेफ्रॉन ट्यूब मूव करवा दिया ना, सो इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। नाउ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ यूरिन are also formed in certain diseases associated with excess solute that fail to reabsorb from the tubular fluid. For example, when blood glucose concentration rises to a very high level in diabetes patient, then what happens कि ग्लूकोज का जो reabsorption का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फिनोमिना था वो सैचुरेट हो जाएगा, और जब वो सैचुरेट हो जाएगा तो अब नेफ्रॉन में बहुत सारा ग्लूकोज है। उस बहुत सारे ग्लूकोज की वजह से जो पेशेंट है उसमें देखें, अब ये सारी कहानी जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी मैनिटॉल के लिए, वो सारी कहानी ग्लूकोज के लिए भी ट्रू है। देखो डायबिटीज के पेशेंट में क्या मसला है, डायबिटीज के पेशेंट में देयर इज मोर एंड मोर ग्लूकोज इन द ब्लड, सो देयर इज मोर एंड मोर ग्लूकोज फिल्टर्ड, सो देयर इज मोर एंड मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज। लेकिन उस रीएब्जॉर्प्शन का एक टी मैक्स होता है, यानी उसे एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद अब मजीद रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वो ग्लूकोज यहां जमा होना शुरू हो जाएगा। यहां कहां, यहां नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन में जब ग्लूकोज जमा होना शुरू हो जाएगा तो ग्लूकोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, और हर वो चीज जो ऑस्मोटिकली एक्टिव होती है वो पानी को ड्रॉ करती है अपनी तरफ। सो इस ग्लूकोज की वजह से नेफ्रॉन यहां यूं एंटर होना, पानी भरना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा नेफ्रॉन में पानी जमा होगा उतना ज्यादा यूरिन में निकलेगा। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ठीक है, तो ये हम क्लिनिकल कंडीशन में यूज भी करते हैं यूरिया मैनिटॉल, और पैथोलॉजिकली अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज में उस बंदे को बार बार, इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट में एक कॉमन सिम्टम ये होता है, आपके घरों में भी अगर आई मीन गॉड फॉरबिड अगर है किसी को डायबिटीज या आपके आसपास जानने वाले को किसी को, तो एक्चुअली हमारे रीजन्स में, इंडो पाक रीजन में डायबिटीज की प्रेवलेंस बहुत ही ज्यादा है। इट्स वेरी वेरी कॉमन डिजीज। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका एक कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि वो रात को बार बार उठते हैं टू गो टू द वॉशरूम ताकि वो यूरिन जो है ना वो यूरिनेशन कर सकें। उसका रीजन ये है कि उनको नॉर्मल लोगों से ज्यादा यूरिन बन रहा है, बिकॉज उनकी बॉडी में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज्यादा है इसीलिए नेफ्रॉन में ग्लूकोज ज्यादा है, तो नेफ्रॉन में वो लिक्विड ड्रॉ करेगा, वाटर को ड्रॉ करेगा, एंड देयर विल बी पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन बनेगा। अब ज्यादा वो बंदा जो है फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करेगा तो उसको प्यास भी बहुत लगती है। तो दैट्स अ टिपिकल थिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट कि पानी उसको ज्यादा पीना होता है, बहुत प्यास लगती है, और काफी ज्यादा यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है। ओके, अच्छा जी, तो ये कैटेगरी समझ में आ गई। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मसला तो नहीं है, फार्मा में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। द नेक्स्ट कैटेगरी इज द लूप डायूरेटिक्स, डिक्रीज सोडियम क्लोराइड पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इन कैटेगरीज की लूप डायूरेटिक्स की बड़े फेमस किस्म के ये डायूरेटिक्स हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं फ्यूरोजामाइड, एथाक्ट्राइनिक एसिड, ब्यूमेटेनाइड। दे आर पावरफुल डायूरेटिक्स। दे डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन in the thick ascending limb of loop of Henle. जो thick ascending limb of loop of Henle था, इसमें there was, if you remember, sodium, 2 क्लोराइड एंड 1 पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। ये को ट्रांसपोर्टर था जो नेफ्रॉन में इन तीनों चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेता था, सोडियम को भी, क्लोराइड को भी, एक्चुअली 2 क्लोराइड को, और पोटेशियम को भी। तो अगर इस यहां पर ब्लॉकेज कर दें, सो इफ यू ब्लॉक इट हियर, सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम नेफ्रॉन में जमा होगा, सोडियम नेफ्रॉन में जमा होगा तो सोडियम ऑस्मोटिकली एक्टिव है, इट विल ड्रॉ वाटर इनसाइड द नेफ्रॉन, और डायूरेटिक्स अपना काम करेंगे। दिस इज डायूरेसिस। दीज loop diuretics are among the most powerful of all the clinically used diuretics. ठीक है, by blocking the sodium chloride potassium co-transport, what happens कि urinary sodium and chloride and potassium excretion actually increases, and they greatly increase the quantities of solutes delivered to the distal part of the nephrons, and these solutes act as osmotic agent. They draw water, they disrupt the counter current mechanism. ये जो मैंने फलसफा यहाँ समझाया था ना ऑस्मोटिक डायूरेसिस का, वो वही फिलॉसफी है। अब सिर्फ फर्क ये है कि अब यहाँ पर क्या चीज ज्यादा हो गई है, अब यहाँ पे सोडियम बढ़ गया है, पोटेशियम बढ़ गया है, क्लोराइड बढ़ गया है, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन को आपने ब्लॉक कर दिया है। तो सोडियम तो ऑस्मोटिकली बहुत ही एक्टिव है, ये बहुत सारा पानी अपने नेफ्रॉन में पुल करेगा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक पावर ऑफ सोडियम, और वो पानी फिर यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर लूप डायूरेटिक्स। ओके, देन द नेक्स्ट कैटेगरी
ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। और कोई बात, यूरिनरी डाइल्यूशन इज इम्पेयर्ड बिकॉज वेल वी हैव एक्चुअली डिस्कस दिस। इसमें कोई न्यू अब आपके लिए सरप्राइजिंग चीज नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द थायाजाइड डायूरेटिक। और ये क्या करते हैं? दे इनहिबिट सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन इन द अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल। सो जो डिस्टल ट्यूब्यूल का अर्ली पार्ट है वहां पे सोडियम और क्लोराइड रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है। ओके, अब द थायाजाइड डेरिवेटिव, एक एग्जाम्पल इसकी दी है, क्लोरोथाइजाइड एक्ट मेनली ऑन द अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल टू ब्लॉक द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट in the luminal membrane of the tubular cell. Under favorable condition, these agents may cause maximum of 5 to 10% of the glomerular filtrate. अब सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरा याद रखा हुआ है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि whenever there is osmotically active particles in the nephron, so whenever there are osmotically active particles in the nephron, what will happen? Water will come inside the nephron, and when water will come inside the nephron, more urine will be produced. So हमने पहली कैटेगरी में जिसमें osmotic diuretics की बात की थी, मैनिटोल यहाँ फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद वो वाटर को पुल कर रहा था। सेकेंड कैटेगरी मैंने आपको बताई सोडियम क्लोराइड पोटेशियम ट्रांसपोर्ट ब्लॉकर। तो ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और यूरिन में बढ़ना शुरू हो जाएगा और वाटर को पुल करेगा। थर्ड कैटेगरी में आपको बता रहा हूं, यहां पर एक सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है जो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है, क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करवाता है। उसको ब्लॉक कर दें, उसको ब्लॉक कर देंगे तब भी नेफ्रॉन के अंदर सोडियम बढ़ जाएगा। नेफ्रॉन में सोडियम बढ़ेगा तो ये वाटर पुल करेगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। यानी हर डायूरेटिक के बैक पर, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं उसके बैक एंड पर देयर इज ऑस्मोटिक पावर। हर डायूरेटिक सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर रहा है और सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक करने की वजह से ऑस्मोसिस हो रही है और उस ऑस्मोसिस की वजह से नेफ्रॉन में वाटर बढ़ रहा है और यूरिन ज्यादा से ज्यादा पास हो रही है। सो डायूरेटिक्स के जो फंक्शन है उसमें सोडियम और ऑस्मोसिस का मेन रोल है। ये बात सबकी समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं बात को। एंड देन द अदर कैटेगरी व्हिच वी हैव टू डिस्कस इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटेगरी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जो इनहिबिटर्स हैं दे ब्लॉक सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन। अब सुने, इसकी एग्जांपल है एसिटाजोलअमाइड। इट इनहिबिट्स द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज व्हिच इज क्रिटिकल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इन द रीनल ट्यूब्यूल। इस पर मैंने पूरे चैप्टर की एक अलग वीडियो बनाई हुई है, तो उससे जरूर देखिएगा कि हाउ बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब, किस तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलाइज करता है रिएक्शन को जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं। ठीक है, नाउ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज स्पेशली अबंडेंट इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, the primary site of action of carbonic anhydrase inhibitor. So proximal tubule is the place जहां पे carbonic anhydrase inhibitors अपना काम करते हैं, यानी इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। Some carbonic anhydrase is also present in other tubular cell such as the intercalated cells of the collecting tubule, लेकिन primary site है proximal convoluted tubule। ठीक है, because hydrogen ion secretion and bicarbonate reabsorption in the proximal tubule are coupled to sodium reabsorption through sodium hydrogen ion counter transport mechanism in the luminal membrane, decreasing bicarb reabsorption also reduces sodium reabsorption। ये अब मैंने आपसे कहा था ना स्टार्ट में इस चैप्टर के कि आपको मेरा जो रीनल मॉड्यूल के पिछली वीडियोस हैं वो सब देखनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं बात करूंगा ना ये आपके सर पे से गुजर जाएगी अगर आपका प्रायर कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता यह है कि जो बाइकार्ब रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, इस बाइकार्ब के अगेंस्ट जो है वो हाइड्रोजन यूरिन में जा रहा होता है और सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। तो अगर ये रिएक्शन बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन और कार्बोनिक एनहाइड्रेज को आप ब्लॉक कर देंगे तो ना बाइकार्ब रीअब्सॉर्ब होगा, ना हाइड्रोजन यूरिन में निकलेगा, ना सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा। सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? तो जादू होगा। जब सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम नेफ्रॉन में बढ़ जाएगा और जब नेफ्रॉन में सोडियम बढ़ जाता है तो पानी आता है बाय ऑस्मोसिस। तो इस कहानी के पीछे भी ऑस्मोसिस जो है ना वो आपको नजर आएगी एक्टिवली। ठीक है, सो द ब्लॉकेज ऑफ सोडियम एंड बाइकार्ब रीअब्सॉर्प्शन कॉजेज ऑस्मोसिस और पानी आएगा एंड मोर डायूरेटिक एक्शन। सही है, अच्छा। Then there is another category which is called mineralocorticoid receptor antagonist. What they do? They decrease sodium reabsorption from the potassium secreting
and the potassium secretion into the collecting tubule. So basically ये जो mineralocorticoid receptor antagonist हैं, they are acting at the collecting tubule level. Examples include spironolactone and eplerenone. They are mineralocorticoid receptor antagonist. इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं कि बात है क्या. So these molecules compete with aldosterone. आपको पता है कि aldosterone collecting duct पे काम करता है और क्या करता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, यही काम है ना, एंड पोटेशियम सिक्रीशन. सो अगर आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, पोटेशियम सिक्रीट नहीं होगा. सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम नेफ्रॉन में बढ़ जाएगा. सोडियम नेफ्रॉन में बढ़ जाएगा तो वाटर ऑस्मोटिकली ज्यादा सिक्रीट होगा. वही कहानी, यानी तमाम डायूरेटिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं उस सब के एंड पर क्या हो रहा है, उस सब के एंड में नेफ्रॉन के अंदर सोडियम बढ़ रहा है. सोडियम बढ़ेगा तो वाटर अंदर आएगा. ये हर डायूरेटिक की कहानी एंड में सोडियम पर चली जाती है. Now mineralocorticoid receptor antagonist also causes movement of potassium from the cells to the extracellular fluid. In some cases this movement causes extracellular fluid potassium concentration to increase excessively. For this reason spironolactone and other mineralocorticoid receptor antagonists are referred to as potassium sparing diuretics. इस लाइन को जरा गौर से समझिएगा कि what does that basically mean. सुनने में ऐसा लगता है कि सोडियम रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक कर रहे हैं और पोटेशियम जो है वो सिक्रीशन नहीं हो रही, और है भी ऐसा ही. इस टर्मिनोलॉजी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये डायूरेटिक यूज करते हैं स्पैनोलैक्टोन या इप्लेरेनॉन तो यूरिन में पोटेशियम सिक्रीट नहीं होगा. बाकी जितने डायूरेटिक्स, अभी हमने लूप डायूरेटिक की बात की थी तो उसमें सोडियम क्लोराइड पोटेशियम, तो ये जो लूप डायूरेटिक था इट वाज रिलीजिंग पोटेशियम इनटू द यूरिन. तो बिकॉज इट वाज रिलीजिंग पोटेशियम इनटू द यूरिन इट वाज नॉट स्पेयरिंग पोटेशियम. लेकिन ये जो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट हैं ये सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर रहे हैं तो पोटेशियम सिक्रीशन को भी ब्लॉक कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि पोटेशियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बढ़ता है और यूरिन में नहीं बढ़ता. सो बिकॉज पोटेशियम इज नॉट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन लार्ज अमाउंट्स, देयरफॉर दीज डायूरेटिक्स आर कॉल्ड पोटेशियम स्पेयरिंग. तो अगर कोई कंडीशन ऐसी है किसी पेशेंट की कि उसमें आपको डायूरेटिक यूज भी करना है और पोटेशियम की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन को भी डिस्टर्ब नहीं करना, तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर आइडियली यू शुड यूज मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बिकॉज दे विल स्पेयर पोटेशियम, दे विल नॉट डिस्टर्ब पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. Okay, then we have another condition, not the condition, the diuretic, sodium channel blockers which decrease sodium reabsorption in the collecting tubule. और ये तो आप समझ ही गए होंगे बात कि अगर सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं तो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगी, और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगी का मतलब ये है कि देन अल्टीमेटली नेफ्रॉन में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब नेफ्रॉन में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ऑस्मोसिस की वजह से पानी पुल होगा नेफ्रॉन के अंदर और वो पानी ज्यादा से ज्यादा यूरिन बन के निकलेगा. सो दैट्स द मैकेनिज्म. Amiloride and trimetrine are the examples. They also inhibit sodium reabsorption and potassium secretion in the collecting tubule, similar to the effect of spironolactone. However, at the cellular level, these drugs directly block the entry of sodium into the sodium channels. But whatever the mechanism is, they block sodium reabsorption. As a result of which, जो सारा मैंने आपको डिटेल कट्टा चट्टा बताया वो होता है कि सोडियम नेफ्रॉन में बढ़ जाएगा और ऑस्मोटिक पुल की वजह से डायूरेसिस होगी. ओके, सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब अगर आप इस टेबल को देखें, सो ऑस्मोटिक डायूरेटिक, उसकी एग्जांपल ब्रैकेट में लिखी हुई है मैनिटॉल. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट वाटर एंड सॉल्यूट रीएब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड. साइट ऑफ एक्शन मेनली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. ये आपको सारी हेडिंग्स पता होनी चाहिए. डायूरेटिक की क्लास, उसकी एग्जांपल, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका साइट ऑफ एक्शन. लूप डायूरेटिक की एग्जांपल फ्यूरोजामाइड, ब्यूमेटेनाइड, और ये क्या करते हैं? दे इनहिबिट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट. कहाँ एक्ट करते हैं? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, यहाँ चार्ट फॉर्म में दिया है. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, आपको उसकी फिजियोलॉजी सही से पता है, तो ये चार्ट पढ़ के समझ में आ जाएगी सारी बात. लेकिन अगर डायरेक्ट ये चार्ट रट्टा मारने की कोशिश करोगे कभी भी याद नहीं कर सकोगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू किडनी डिजीजेस. देखें, किडनी डिजीजेस का मतलब अब मैं क्या बताऊं. किडनी डिजीजेस का मतलब है वो डिजीजेस जो किडनी को अफेक्ट करती हैं. ऑब्वियसली यार, डिजीज ऑफ द किडनी आर अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डेथ. दैट्स समथिंग सीरियस एंड डिसेबिलिटी इन मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, इन 2018 more than 14% of the adults in United States or more than 30
million people were estimated to have chronic kidney disease. इनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं यूजुअली किडनी डिसऑर्डर्स को. एक को हम नाम देते हैं एक्यूट किडनी इंजरी और दूसरा कहलाता है ऑब्वियसली क्रॉनिक किडनी इंजरी या क्रॉनिक किडनी डिजीज. सो एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक, नाम से जाहिर है ना ये एक्यूट प्रॉब्लम है, ये क्रॉनिक लंबा प्रॉब्लम है. इनकी डिटेल्स अभी हम डिस्कस करेंगे. विद इन दीज टू जनरल कैटेगरीज देयर आर मेनी स्पेसिफिक किडनी डिजीजेस दैट कैन अफेक्ट द किडनी, ब्लड वेसल, ग्लोमेरुलाई, ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियम, ब्ला ब्ला ब्ला. इस चैप्टर में हम उनका सिर्फ फ्लेवर देखेंगे, बाकी ऑब्वियसली जो डिजीजेस हैं वो पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे. एक्यूट किडनी इंजरी इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज और इसको हम सिंपल वे में अगर समझने की कोशिश करें. सो इफ दिस इज द किडनी फॉर एग्जांपल एंड यू नो दैट देयर इज ब्लड कमिंग इनटू द किडनी, फिल्ट्रेशन हो रही है, यूरिन बढ़ रही है एंड देन ब्लड इज गोइंग आउट ऑफ द किडनी. सो 3 तरह की एक्यूट इंजरी हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज एनीथिंग व्हिच इज ड्यू टू प्री रीनल कॉजेज. प्री रीनल कॉजेज का मतलब ये किडनी के पहले के मसले हैं, अभी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. से फॉर एग्जांपल देयर इज हार्ट फेलियर. सो हार्ट फेलियर इज अ प्री रीनल प्रॉब्लम, यानी वो रीनल प्रॉब्लम नहीं है, किडनी सब सही है लेकिन उसको ब्लड नहीं मिल रहा बिकॉज देयर इज हार्ट फेलियर. सो ऐसे तमाम चीजों को हम कहते हैं प्री रीनल. फिर देयर इज सेकंड कैटेगरी विच इज नोन एज रीनल इशू. रीनल इश्यूज का मतलब ये है कि देयर आर थिंग्स रॉन्ग विद इन द किडनी. किडनी में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई एट्रोफी है, कोई नेक्रोसिस है, कोई ट्यूमर है, व्हाटसोएवर, लेकिन किडनी का प्रॉब्लम है तो उसे हम कहते हैं रीनल प्रॉब्लम. एंड देन देयर इज थर्ड कैटेगरी विच इज नोन एज पोस्ट रीनल. पोस्ट रीनल का मतलब ये है कि किडनी से पहले भी हालात सब सही हैं, किडनी के भी हालात ठीक हैं, लेकिन किडनी के बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है. सो किडनी के बाद के जो मसाइल हैं दोज आर कॉल्ड पोस्ट रीनल. तो ये एक्चुअली याद रखने में बड़ा आसान है कि देयर आर प्री रीनल कॉजेज and then there are renal causes. So pre-renal acute kidney injury, intra-renal या renal acute kidney injury and post-renal. ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल pre-renal जो acute kidney injury है that can be a consequence of heart failure for example. Intra-renal में there is diseases of the glomeruli or the tubule and post-renal में there is some problem आफ्टर द किडनी, यानी जो यूरिन कलेक्टिंग सिस्टम है जैसे कि यूरेटर्स हैं या यूरिनरी ब्लैडर है उसमें कोई आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है, आइदर बिकॉज ऑफ अ स्टोन और बिकॉज ऑफ अ ट्यूमर व्हाटसोएवर, बट समथिंग इज रॉन्ग आफ्टर किडनी, पोस्ट रीनल. ओके. In some important causes of acute kidney injury such as sepsis, there is actually a mixture of different causes, intrarenal, pre-renal. So ये बात आपको याद रखनी है कि हमेशा ऐसे नहीं होता कि अगर pre-renal problem है तो renal problem बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है. There can be a mixture. Okay. Now pre-renal acute kidney injury is actually caused by decreased blood flow to the kidney. Now think of anything, वो तमाम चीजों के बारे में सोचिए जिनकी वजह से किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच रहा. वो तमाम कॉजेज आएंगी अंडर द हेडिंग ऑफ प्री रीनल प्रॉब्लम्स. और उसमें कार्डियक फेलियर भी है, उसमें अगर किसी वजह से हेमरेज हुआ है, ब्लड बहुत ज्यादा लूज हो गया, तब भी वॉल्यूम आपका कम हो गया ना ब्लड का, तो किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा. सो किडनी नॉर्मली रिसीव्स एन अबंडेंट ब्लड सप्लाई अबाउट 1100 milliliters per minute or about 20% of the whole cardiac output. The main purpose of this high blood flow to the kidney is to provide enough plasma for high rates of filtration. Therefore, decreased renal blood flow is usually accompanied by decreased GFR and as well as by the decreased urine output. Consequently, conditions that acutely diminish blood flow to the kidney usually causes oliguria. यानी किडनी के पास इनफ ब्लड आएगा ही नहीं तो फिल्टर नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा तो यूरिन नहीं बनेगी, oliguria. This condition causes accumulation of water and solutes in the body fluid. क्योंकि अब यूरिन बन के निकल नहीं रहा तो वाटर और सॉल्यूट ये सब चीजें बॉडी में ही जमा होना शुरू हो जाएंगी. If renal blood flow is markedly reduced, a total cessation of urine output. अगर यूरिन बिल्कुल नहीं बन रहा so that's something very very serious and this condition then is known as anuria. ठीक है. As long as renal blood flow does not fall below 20% of the normal, AKI can usually be reversed if the cause of ischemia is corrected before the real damage to the kidney happens. Unlike some tissues, the kidney can endure a relatively large reduction in the blood supply. The reason for this phenomena is that the renal blood flow is reduced. GFR and amount of sodium chloride filtered by the glomeruli are also reduced. This decrease in the amount of sodium chloride, filtration that must be reabsorbed by the tubule, which use most of the energy and oxygen consumed by the kidney. आपको पता है ये बात हमने पहले डिस्कस की है कि जो सोडियम फिल्टर होता है इस सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन में काफी सारा एनर्जी यूज होता है. Therefore,
as the renal blood flow and GFR fall, renal oxygen consumption is also reduced. क्योंकि सोडियम फिल्टर नहीं हो रहा, तो सोडियम रीएब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो सोडियम पोटेशियम पंप्स भी काम नहीं कर रहे, एटीपी की ओवरऑल कंजम्पशन गिर जाती है, सो एनर्जी कम कंज्यूम होती है. ठीक है. As the GFR approaches zero, oxygen consumption of kidney approaches that is required to keep the renal tubular cells alive. So it also reduces down to very, very minimal function. When blood flow is reduced below this basal requirement, which is usually less than 20% of the normal renal blood flow, the renal cells become hypoxic. यानी जो नॉर्मल उनको सप्लाई मिल रही थी नेफ्रॉन को, किडनी को, अगर उसका 20% मिलता है या उससे कम होना शुरू हो जाता है तो अब मसला है. नाउ दे स्टार्ट बिकमिंग हाइपोक्सिक और फर्दर डिक्रीज फ्रॉम 20% ऑफ द रीनल ब्लो टू द किडनी if prolonged will cause damage or even death of the renal cells, especially the tubular epithelial cells. So pre-renal cause थी, cardiac failure है for example, kidney तक blood नहीं पहुंचा, nephron dead होना शुरू हो जाएंगे अगर उनका blood supply 20% से कम हो जाएगा. If the cause of pre-renal acute kidney injury is not corrected, यानी if the person has congestive heart failure और उसका correction नहीं कर रहा है, then within a few hours the kidney में irreversible changes हो सकते हैं. Acute reduction of the blood flow is a common cause of AKI in hospital patients, especially those who have sustained severe injuries. Road traffic accidents में blood loss हुआ, आपकी बॉडी का वॉल्यूम कम हुआ, किडनी को सप्लाई कम हुई, acute kidney shutdown. ठीक है. अगर आप उसको ड्रिप्स वगैरह लगा के नॉर्मल अगर ब्लड वॉल्यूम्स को दोबारा रीस्टोर कर लेंगे तो किडनी दोबारा काम करना शुरू कर देगी. सो किडनी रिस्पॉन्ड्स प्रीटी क्विकली. लेकिन अगर इनिशियल इंसल्ट परसिस्ट करेगी तो भाई फिर मसला है. फिर मसला ये है कि फिर किडनी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और कुछ घंटों के बाद किडनी के सेल्स का परमानेंट डैमेज हो जाएगा. ठीक है. तो ये थी प्री रीनल कॉज. प्री रीनल कॉज का मतलब ये है कि हर वो मसला जिससे किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट इज प्री रीनल. देन हर वो मसला जिसमें किडनी के अपने सब्सटेंस में कोई इशू है, यानी किडनी के नेफ्रॉन्स में डैमेज है, किडनी के ग्लोमेरुलाई में डैमेज है, उसे हम नाम देते हैं रीनल या इंट्रा रीनल प्रॉब्लम. सो इंट्रा रीनल इज एनीथिंग वेयर द प्रॉब्लम originates within the kidney. ठीक है. This category of acute kidney injury is further divided into the following: conditions that injure the glomerular capillaries, conditions that damage the renal tubular epithelium, conditions that cause damage to the interstitium. तो या ब्लड, ये जो बॉमन कैप्सूल था, तो या यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स का मसला है, या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का मसला है, या फिर प्रॉब्लम है रीनल इंटरस्टिशियम में. दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन रेफर्स टू प्राइमरी साइट ऑफ इंजरी, बट बिकॉज द रीनल वास्कुलेचर एंड ट्यूबुलर सिस्टम आर फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट, डैमेज टू, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये तीनों जो क्लासिफिकेशन कैटेगरीज हैं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी की ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में मसला है तो उनकी रीनल ट्यूब्यूल में मसला नहीं हो सकता. देयर कैन बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ डिफरेंट problems. Okay, acute kidney injury caused by glomerulonephritis. Now acute glomerulonephritis is a type of intrarenal problem क्योंकि इसमें नेफ्रॉन का प्रॉब्लम है और there is some sort of inflammation within the nephron. In about 95% of the patient with this disease, damage to the glomeruli occur 1 to 3 weeks after an infection elsewhere in the body. यानी बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इस तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ, एंड देन लेटर ऑन बैक्टीरियल एंटीजन मिमिक करते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ या ग्लोमेरुलर एपिथेलियल एंटीजेंस के साथ, और इम्यून अटैक होता है ग्लोमेरुलाई पे भी. सो ग्लोमेरुलाई आर इंजर्ड सच एज ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन, और फिर जो कि सोर थ्रोट में होता है, और फिर किडनी फेलियर. सो दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो. एग्जाम में ये इस तरह देते हैं कि देयर इज अ पेशेंट कमिंग टू द क्लिनिक, पेशेंट का इस वक्त मसला है किडनी प्रॉब्लम रिलेटेड, उसका यूरीमिया, एजोटीमिया और एडिमा और ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हिस्ट्री दे रहा है पेशेंट कि भाई 2 हफ्ते पहले मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ था. सो यू ऑलवेज हैव टू कोरिलेट कि टॉन्सिलाइटिस का किडनी फेलियर के साथ क्या लिंक है. ओके, वंस द इम्यून कॉम्प्लेक्स has been deposited in the glomeruli, many of the glomerular cells begin to proliferate, but mainly the mesangial cells that lie between the endothelium and epithelium. In addition, large number of white blood cells become entrapped in the glomeruli. Many of the glomeruli become blocked by this inflammatory reaction, and those which are not blocked usually become excessively permeable, allowing the protein and red blood cells to leak.
In severe cases, total or almost complete renal shutdown occurs. So basically, if this is the Bowman capsule और यहाँ पे glomerulus है और epithelium endothelial cells के बीच में यहाँ mesangium है. So because of the inflammation and immune कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, और इम्यून कॉम्प्लेक्स क्यों डिपॉजिट हो रहा है मैंने आपको बताया. देयर इज अ बीटा हिमालयटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. इसकी एंटीजेंस अटैक बाय द इम्यून सेल्स बन गया एक इम्यून कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ आके डिपॉजिट हो जाता है. सो देयर इज मेसेंजियल हाइपर प्रोलिफरेशन, हाइपर सेलुलैरिटी इन द मेसेंजियम. और इस हाइपर सेलुलैरिटी की वजह से कुछ नेफ्रॉन तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग, कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रही. कुछ नेफ्रॉन हाइपर परमिएबल हो जाते हैं. ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि देयर इज रिड्यूस किडनी फंक्शन. The acute inflammation of glomeruli usually subsides about in 2 weeks, and in most patients the kidneys return to almost normal function within the next few months. Sometimes, however, many of the glomeruli are destroyed beyond repair, and in small percentages of patient, progressive renal deterioration also happens, leading to chronic kidney disease. So basically depend करता है कि initial insult में कितने नेफ्रॉन डैमेज हुए. अगर बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन irreparably डैमेज हो गए हैं, then मसला है, फिर वो किडनी अपना फंक्शन रीस्टोर नहीं करती, and it may proceed to chronic kidney failure. ठीक है. Now, acute injury की एक और कॉज यहाँ डिस्कस की है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस. Another cause of intrarenal, अब ये भी चूंकि ट्यूब्यूल में नेक्रोसिस हो रही है तो रीनल प्रॉब्लम है. Another cause of intrarenal failure, acute failure, is the tubular necrosis, which means destruction of the epithelial cells in the tubule. Some common causes of the tubular necrosis are severe ischemia, किसी भी वजह से blood supply नहीं आ रही, any poisons or some drugs or medications, they can actually damage the tubular epithelial cells, और nephron बाकायदा toxic reagents का शिकार होके the cells become die, and when the tubular cells die, the nephron undergo necrosis. तो नेफ्रॉन बचता ही नहीं है तो काम क्या करेगा. Acute tubular necrosis caused by severe renal ischemia. अब किसी भी वजह से अगर ischemia है, if there is any problem with the blood supply to the kidney and it is severe enough to seriously impair the delivery of nutrients and oxygen to the renal tubule, then there is damage and eventual destruction of the tubule. ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. Now, acute tubular necrosis caused by toxins and medicines. There are several toxins and poisons and medicines which act in this way, such as carbon tetrachloride, heavy metals, ethylene glycol, some insecticides, platinum. ये तमाम वो चीजें हैं जो they are toxic to nephrons. ठीक है. ये सब वो कॉजेज थी जो रीनल प्रॉब्लम कर रही हैं, जो किसी न किसी तरह से किडनी के सब्सटेंस में कोई मसला है, तो इंट्रा रीनल इन्हें हम कहते हैं. थर्ड कैटेगरी थी एक्यूट किडनी इंजरी की, जिसे हम कहते हैं पोस्ट रीनल प्रॉब्लम. और पोस्ट रीनल प्रॉब्लम में यूजुअली ये होता है कि देयर आर एब्नॉर्मैलिटीज इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आइदर बिकॉज ऑफ स्टोन्स और ट्यूमर्स. तो यूरिन आउटफ्लो ब्लॉक हो जाता है. सो अगर ये किडनी है, इसमें से यूरेटर निकल रहा है, और यहाँ पर ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, तो अगर यहाँ पे स्टोन होगा तो इस स्टोन की वजह से देयर विल बी बैकलैश, बैकफ्लो ऑफ यूरिन, एंड देयर विल बी डैमेज इन द किडनी. बट द प्रॉब्लम इज पोस्ट रीनल, किडनी के बाद मसला है. ठीक है. नाउ मल्टीपल एब्नॉर्मैलिटीज इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट can block or partially block the urine flow and therefore lead to acute kidney injury because of the backflow जो मैंने आपको समझाया. Right? There can be bilateral obstruction of the ureter. There can be problem and obstruction in the urethra, such as increased size of prostate. There can be bladder obstruction, such as by tumor of the bladder. तो ये तीन causes आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई what are the three main reasons of acute kidney injury. अब मुझे बात करनी है कि acute kidney injury किसी भी वजह से हुई हो, उसका physiological effect और physiological cycle क्या बनता है, क्या फर्क पड़ता है urine formation पे, and how does it affect the normal physiology. A major physiological effect of acute kidney injury is the retention of water and waste products of metabolism. जाहिर है, if there is kidney problem, kidney injury, तो किडनी का काम क्या है? To reabsorb water, to excrete a lot of waste products, to reabsorb a lot of solutes such as sodium, such as chloride, such as potassium. So काम की चीजें किडनी ने reabsorb करनी होती हैं, waste product बॉडी से निकालने होते हैं. तो अब अगर किडनी काम नहीं करेगी तो काम की चीजें reabsorb नहीं होंगी और बेकार चीजें बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएंगी. So that's what happens. This can lead to water and salt overload within the body and excessive retention of potassium and other things which are usually supposed to be
आउट ऑफ द बॉडी, एक होम्योस्टेटिक बैलेंस होता है कि कितना रीएब्जॉर्ब होगा, कितना बॉडी से निकलेगा। लेकिन अगर किडनी इंजरी है तो निकल तो कुछ रहा नहीं है। पोटेशियम फॉर एग्जांपल बढ़ता ही जा रहा है बॉडी में, अब ये बढ़ता जाएगा। इफ इट रीचेस टू फॉर एग्जांपल दिस कॉन्सेंट्रेशन 8 मिली इक्विवेलेंट्स, नाउ दिस बिकम फेटल। इट इज वेरी वेरी dangerous for the body because the person can enter into say for example cardiac arrhythmias and there can be death because of this. Okay, so kidneys बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। किडनी में अगर acute इंजरी होगी तो देखो फेटल है, डेथ हो सकती है। In the most severe cases of acute kidney injury, complete anuria occur। बिल्कुल अगर किडनी में खतरनाक किस्म का डैमेज है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए तो यूरिन बिल्कुल नहीं बनेगा, एंड द पेशेंट विल इवेंचुअली डाई इन अबाउट 8 to 14 डेज। इतने कम टाइम में आप अगर किडनीज डैमेज हो गई हैं तो इतने कम टाइम में डेथ कैन हैपन। Other effects of diminished urine output as well as treatment with an artificial kidney are discussed in another chapter, और अगले सेक्शन में भी इसकी बात की है chronic kidney disease में। Now chronic kidney diseases क्या है? It is usually defined as the presence of kidney damage or decreased kidney function that persists for at least 3 months or more. Chronic kidney disease is often associated with progressive and irreversible loss of large number of functioning nephron. तो बहुत सारे nephrons damage हुए हैं। Serious clinical symptoms usually do not occur until the number of functional nephron falls to about 70% to 75%. Now that's the beauty. अगर आप अपनी किडनी के 20-25% नेफ्रॉन्स भी लॉस कर देते हैं तब तक भी कोई सिम्टम्स पता नहीं चलते। इनफैक्ट और किडनी सही काम करती रहती है। Relatively normal blood concentration of most electrolytes and normal body fluid volumes can still be maintained until the number of functioning nephron decreases below 20-25% of the normal. So इतने कम क्योंकि नेफ्रॉन होते बहुत है ना यार, एक किडनी में आपको पता है 1 मिलियन से ऊपर नेफ्रॉन है, 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन है, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर 20-25% भी इसका रह जाए तब भी काम चलता है। अब एक टेबल यहाँ दिया है उन्होंने, लिस्ट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ chronic kidney diseases. In general, chronic kidney diseases like acute kidney diseases can occur because of disorders of blood vessel, glomeruli, urinary tract. Despite the wide variety of diseases that can lead to chronic kidney disease, the end result is essentially the same. A decrease in number of functional nephron. जो भी वजह हो, नेफ्रॉन का नंबर कम हो जाता है। डिजीजेस बहुत सारी हैं जो किडनी को अफेक्ट करती हैं। डायबिटीज एट द टॉप ऑफ इट, 45% ऑफ द पेशेंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज में डायबिटीज होता है। हाइपरटेंशन में किडनी डैमेज होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, पॉलीसिस्टिक डिजीज में, एंड द रेस्ट इज ओनली अ फ्यू परसेंटेज, बट दीज आर द मेजॉरिटी वंस। ओके, now the vicious cycle of chronic kidney disease leading to end stage renal disease. In some cases, an initial insult to the kidney leads to progressive deterioration of kidney function and further loss of nephron to the point where the person must undergo dialysis. जब किडनी बिल्कुल फेल हो जाएंगी का मतलब ये है कि जब किडनी में फंक्शनल नेफ्रॉन का नंबर बहुत ही कम रह जाएगा तो उस वक्त ऑब्वियसली बंदे को डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। डायलिसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ दिस इज अ पर्सन और उसकी किडनी यहाँ पे ठीक ठाक काम कर रही है तो ये बंदा पी आउट कर रहा है और नॉर्मल है सब कुछ, होम्योस्टेसिस नॉर्मल। लेकिन अब अगर किडनी सही काम नहीं कर रही तो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, सारी खतरनाक चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। इनको कैसे निकालें बॉडी से? किडनी तो काम कर नहीं रही, तो इस बंदे की डायलिसिस करते हैं और डायलिसिस करके आर्टिफिशियल तरीके से ये सारी खतरनाक चीजें बॉडी से निकाल दी जाती हैं बाय यूजिंग अ मशीन। क्योंकि वो मशीन जो बॉडी में काम कर रही थी जैसे कि किडनी, अब वो मशीन तो काम कर नहीं रही, डैमेज हो गई है, तो डायलिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, दिस कंडीशन इज रेफर टू एज द एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी जिनकी डायलिसिस हो रही है वो ऑलरेडी एंड स्टेज रीनल डिजीज पर हैं, उनकी किडनी में फंक्शनल नेफ्रॉन्स नहीं है, इसीलिए वो बेचारे डायलिसिस पर है। नाउ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैव शोन दैट सर्जिकल रिमूवल ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ किडनी इनिशियली कॉजेज एडेप्टिव चेंजेस इन द रिमेनिंग नेफ्रॉन, यानी किडनी की कैपेसिटी है कि वो काम कर सकती है। लेकिन बहरहाल इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है कि 20-25% ऑफ द नॉर्मल तक अगर किडनी मास रिड्यूस हो जाए तब तक भी गुजारा रहता है, लेकिन उससे कम हो जाए तो फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ बंदा बढ़ता है और डायलिसिस पे जाना पड़ जाता है। दिस प्रोग्रेसिव इंजरी में बी रिलेटेड इन पार्ट टू इंक्रीज प्रेशर और स्ट्रेच टू द रिमेनिंग। अननेसेसरी स्टफ है यार, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो अपना, काम की चीज बताता हूं। Now another table which lists most of the common causes of end stage जो renal disease है उसकी, और in the early 90s glomerulonephritis in all its various forms was believed to be the most common initiating cause of
ESRD. More recently, diabetes mellitus, hypertension, ये जो मैंने अभी बात आपको बताई ना, सी एंड स्टेज किडनी डिजीज की, these are the top causes. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Excessive weight gain, obesity, appear to be the most important risk factor for two main causes of ESRD. यानी डायबिटीज भी होता है वेट गेन से और हाइपरटेंशन भी होता है, एंड बोथ ऑफ देम कैन कॉज ESRD, जिसका मतलब ये है कि ओबेसिटी इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद एंड स्टेज रीनल डिजीज. ठीक है, as discussed in chapter number 79, type 2 diabetes, which is closely linked to obesity, accounts for more than 90% of all the cases of diabetes mellitus. So obesity का direct link है diabetes के साथ, और उसका link है end stage renal disease के साथ. Excess weight gain is also a major cause of essential hypertension. So hypertension, diabetes, weight gain, end stage renal disease. Injury to renal blood vessels as a cause of chronic kidney disease. Now, many types of vascular lesion can lead to renal ischemia and death of the kidney tissue. Most common of these are atherosclerosis, fibromuscular hyperplasia, nephrosclerosis. इन सब में there will be reduction in the lumen size of the supply line, जो कि artery है, और अगर supply line इस तरह से thicken हो जाएगी तो blood कम पहुंचेगा. Ultimately there will be death of the nephron, और nephron की death की वजह से there will be chronic kidney disease leading to end stage renal problem. Atherosclerotic or hyperplastic lesions of large arteries frequently affect one kidney. As discussed in chapter 19, hypertension often occurs when the artery of one kidney is constricted while the artery of the other kidney is still normal, a condition so called किडनी गोल्ड ब्लैट हाइपरटेंशन. ये हम पढ़ेंगे यार जब चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे ना, अभी इसका जिक्र नहीं करते. नाउ बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ किडनी डिजीज, इज सीन टू एटलीस्ट some extent about 70% of the post-mortem examination in the persons who die after 60 years. So ऐसा लगता है कि ये जो arterial problem है, it is one of the more common causes of kidney disorders. Glomerulosclerosis, another problem which leads to kidney failure. Now nephrosclerosis and glomerulosclerosis, ये हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे ये क्या होती हैं, ठीक है, तो अभी इसके लिए परेशान नहीं हो यार, just forget about these. The frequency and severity of nephrosclerosis, we'll discuss that in pathology. So मैंने एक दफा मार्क कर दिया तो हम इसको पैथोलॉजी ही में अब डिस्कस करेंगे, इसमें फिजियोलॉजी है नहीं ना. Injury to the glomeruli as a cause of chronic kidney disease, glomerulonephritis. Now again it's a pathology topic, और glomerulonephritis is a very very common range of disorders. मुख्तलिफ तरह की इन्फ्लेमेशन होती है ग्लोमेरुलाई में, और उनकी डिफरेंट रेंज और डिफरेंट टाइप्स और फोकल सेगमेंटल एंड व्हाट नॉट, ये सब पैथोलॉजी में डिस्कस होंगी, तो यहाँ पे मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बट इतना याद रहे कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैं दे आर यूजुअली वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीजेस. ठीक है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, यहाँ पे सब बताई भी नहीं है और बताना एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है, बट बात यह है कि इस इन्फ्लेमेशन की वजह से नेफ्रॉन अल्टीमेटली बिकम आइदर स्क्लेरोटिक और डैमेज. तो नेफ्रॉन जहां जहां डैमेज होगा किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज और एंड स्टेज रीनल फेलियर की तरफ बात जाएगी. नाउ इंजरी टू द रीनल इंटरस्टिशियम एज अ कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज विच इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटरस्टिशियम. आपको पता है ना नेफ्रॉन होते हैं एक तो, और दूसरा नेफ्रॉन, ये दूसरा नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन के बीच में ये सारा इंटरस्टिशियम है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है. Primary or secondary disease of the renal interstitium is referred to as interstitial nephritis. In general, this condition can result from vascular, glomerular, tubular problem. Anything bacterial infection can cause inflammation in the interstitium, and if the inflammation persists, it can lead to inflammatory interstitial spaces, and that can also cause ultimately, chronic kidney disease. Renal interstitial injury caused by bacterial infection is known as pyelonephritis. It's a very common disease जिसमें E. coli infect करता है interstitium को. Although normal bladder is able to clear bacteria readily, there are two general clinical conditions that may interfere with normal flushing of bacteria. One is inability of the bladder to empty completely, obstruction of the urine outflow. इन दोनों केसेस में इन्फेक्शन हो सकता है of the urinary bladder which is known as cystitis, और अगर वो इन्फेक्शन बैकफ्लो करेगा यूरेटर से किडनी में which is called the vesico-ureteral reflex, तो उससे पाइलोनेफ्राइटिस यानी इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो सकता है. Okay, with long-standing pyelonephritis, invasion of kidneys by bacteria not only causes damage to the renal interstitium but also progressive damage to the renal tubule
और अगेन सीकेडी कैन डेवलप। तो इस वक्त बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम डिफरेंट कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि डायबिटीज अफेक्ट्स इट, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और हम बात कर रहे थे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की। अब कुछ सिंड्रोम्स हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स। सो ये भी अगेन पैथोलॉजी का टॉपिक है यार, यहाँ मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज डिटेल में पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। यहाँ पे सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट ले लो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इनटू द यूरिन। बेसिकली डैमेज होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में और एपिथेलियल सेल में। सो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अपैरेटस है उसमें डैमेज की वजह से काफ़ी सारा प्रोटीन यूरिन में लूज होता है और नेफ्रॉन डैमेज होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। द कॉज ऑफ द प्रोटीन लॉस इन द यूरिन इज यूजुअली इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, और देयरफॉर any disease that increases the permeability of the glomerular membrane can cause nephrotic syndrome, such as chronic glomerulonephritis, यानी बहुत ही लंबे अरसे से इन्फ्लेमेशन है इन दी नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन होगी तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोटीन डिपोजिशन इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन सच एज एमाइलोइडोसिस, अनदर डिजीज व्हिच इज एक्चुअली इसकी कॉज पता नहीं है कि क्या है, बट दिस इज नोन एज मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देयर इज प्रॉब्लम विद इन द पोडोसाइट्स ऑफ द एपिथेलियल मेम्ब्रेन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉमन कैप्सूल। उसकी वजह से उनमें फूड प्रोसेस लॉस हो जाते हैं एंड देयर इज मोर एंड मोर फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन, बट दिस इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, वक्त के साथ ठीक भी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि टी सेल्स अटैक करते हैं एपिथेलियल सेल्स पे और पोडोसाइट में इंजरी होती है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन बैरियर जो है वो रिलैक्स होता है और ज्यादा प्रोटीन फिल्टर हो जाती है। अब मिनिमल चेंज डिजीज या मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी कैन अकर इन एडल्ट्स बट मोर फ्रिक्वेंटली इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 to 6 years. Increased permeability of the glomerular capillary membrane loses protein. अब जब बॉडी से प्रोटीन लूज होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बाहर निकलेगी तो बॉडी में प्रोटीन कम हो जाएगी, बॉडी में प्रोटीन कम हो जाएगी तो एडीमा होगा। सो इन बच्चों में एडीमा होता है, दे कम टू द क्लिनिक विद पफी फेसेस। ऑलराइट, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। Now, nephron function in chronic kidney disease. Loss of functional nephron requires surviving nephrons to excrete more salt and water. यार ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर कुछ पार्ट ऑफ द किडनी में नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द डिजीजेज जो भी हमने डिस्कस किए, तो बाकी के जो नेफ्रॉन हैं उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो भाई ठीक ठाक रहें और वो अपना काम करते रहें, वाटर वगैरह को एक्सक्रीट भी करें, सॉल्यूट्स को भी एक्सक्रीट करें। सो इट वुड बी रीजनेबल टू सस्पेक्ट दैट डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ फंक्शनल नेफ्रॉन विच रिड्यूसेस द जीएफआर वुड ऑल्सो कॉज मेजर डिक्रीज इन द रीनल एक्सक्रीशन। ये यार बात की हुई हमने। इन कॉन्ट्रास्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट्स, many of the waste products of metabolism such as urea, creatinine, they accumulate in the body, and therefore if you do the creatinine levels of these patients, creatinine clearance of these patients, so levels of creatinine will be up, electrolytes will be up, potassium will be up. Therefore if GFR decreases, the creatinine excretion rate also transiently decreases, which means accumulation of creatinine in the body, raising the plasma concentration of creatinine. So that's a common sense thing कि किडनी काम नहीं कर रही तो क्रिएटिनिन बॉडी से क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही ना, यही काम तो किडनी का था। और अगर बॉडी में क्रिएटिनिन जमा होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड लेवल ऑफ क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाए। सो इफ यू सी समबडी विद हाई प्लाज्मा क्रिएटिनिन concentration, should always think about if the kidneys are working okay. Some solutes such as phosphate, urate, hydrogen ion are often maintained near the normal range until the GFR falls to very very low levels of 20 to 30%. कहने का मकसद ये है कि क्रिएटिनिन बढ़ता है, ये जो है ना फॉस्फेट, ये दे आर नॉट गुड इंडिकेटर्स ऑफ किडनी फंक्शन, क्योंकि किडनी फंक्शन इतना कम भी हो जाता है ये फिर भी काफी नॉर्मल लिमिट्स में मेंटेन रहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, देयर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आर मेंटेन्ड वर्चुअली कांस्टेंट इवन विद द सीवियर डिक्रीज इन जीएफआर। यानी सोडियम और क्लोराइड भी अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं किडनी फंक्शन के, ये आइंस भी नहीं हैं, बट क्रिएटिनिन इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है आपके ब्लड में, मींस किडनीज आर नॉट वर्किंग, राइट। तो ये सिंपल सी बात है यार। अच्छा जी, अब ये क्या टर्मिनोलॉजी बताई इन्होंने, आइसोस्थेन्यूरिया, इनएबिलिटी ऑफ द किडनी टू कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन।
One important effect of rapid rate of tubular flow that occurs in remaining nephrons of the diseased kidney is that renal tubule lose their ability to concentrate or dilute the urine. देखो हो ये रहा है कि ये आपकी किडनी है, इसका बहुत सारा पार्ट डैमेज हो गया है, थोड़ा सा पार्ट ओके है, ये जो थोड़ा सा पार्ट है अब इसमें फ्लो बढ़ गया है ना, चूंकि इसमें फ्लो बढ़ गया है तो अब ये नॉर्मल तरीके से अपनी कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन के जो मैकेनिज्म्स थे उस पर फोकस नहीं कर सकते. इनमें से एक ही साथ बहुत सारा यूरिन गुजर रहा है तो बेचारे नन्हे मुन्ने से रह गए हैं और इनके ऊपर बहुत लोड डाल दिया है. ठीक है, तो द रैपिड फ्लो ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट्स प्रिवेंट द एडिक्वेट वाटर रिएब्जॉर्प्शन. द रैपिड फ्लो थ्रू बोथ लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट प्रिवेंट द काउंटर करंट मैकेनिज्म. सो concentrating ability of the kidney is actually disturbed. The dilution mechanisms are also disturbed. तो जो रह गए हैं अब ये प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं कि हम कुछ काम की चीजें एब्जॉर्ब कर लें, वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीट कर दें. तो इस चक्कर में जो किडनी की नॉर्मल आइडियल सिनेरियो होता था ना, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी, डाइल्यूटिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी, दैट्स ऑल गॉन भाई. तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं आइजोस्थीनिया. सो आइजोस्थीनिया हैपेंस इन क्रॉनिक किडनी डिजीजेस व्हेन मेनी ऑफ द, से फॉर एग्जांपल 70% of the nephron are no more working. If they are no more working, then the remaining 30% will still be working to some extent, but they will show the property of isosthenia. समझ में आ गई बात? Right. अब जो इन्होंने यहाँ पे कुछ क्लिनिकल स्टफ दिया है, आई एम जस्ट लीविंग इट आउट फॉर पैथोलॉजी. ये एडिमा वगैरह ये सब हम डिस्कस करेंगे और हीमोडायनेमिक चैप्टर्स आ रहे हैं आगे. सो आई एम जस्ट लीविंग इट आउट बिकॉज यहाँ पे ये उस तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं हुआ, समझ में बात आएगी नहीं, कंफ्यूज अलग होंगे. सो लेट्स स्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू फिजियोलॉजी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो दैट्स ऑल अबाउट द हाउ डज योर बॉडी एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू डायरेटिक्स एंड किडनी डिजीजेस. इसको कंटिन्यू करेंगे, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. ये चैप्टर खत्म हुआ, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.